नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गुरु आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र गुरु पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आरआरबी ग्रुप डी सन 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो साइंस आएगी उसके क्वेश्चन। मतलब प्रत्येक दिन आपको एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है जिसमें रहने वाले 25 क्वेश्चन। यदि आप इस सेशन को एग्ज़ाम तक रेगुलर देखते हैं और अपना जो पढ़ा हुआ साइंस का पोर्शन है उसका रिवीजन करते हैं तो आपके 25 में से 20 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोकने वाला आपको। तो इस सेशन को ध्यान से देखिए। जहाँ तक है आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से ही होगा, क्योंकि सभी टीचर्स लोग भी यही बोलना है और हमें भी यही लग रहा है कि 17 नवंबर से होगा। यदि नहीं भी होता तो आपको पढ़ाई रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है और तेज़ी से कीजिए, आपके एग्ज़ाम में नंबर और इंक्रीज होंगे। हम भी इस मॉक टेस्ट की सीरीज 17 तक ना रख के आगे इंक्रीज कर देंगे। और आपको यदि चाहते हैं कि डेली आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट साइंस का, जैसे फिजिक्स का स्पेशल या फिर बायो का या आपको केमिस्ट्री का, किसी का भी यदि आप चाहते हैं स्पेशल मॉक 30 या 40 क्वेश्चन जिसमें रहें बेस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि ये मॉक आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी आपको लगे कि हाँ इसमें कमी है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें उसका सॉल्यूशन मिलने के पूरे चांस होंगे। हम कोशिश करेंगे पूरा कि उसे सही से आपका सॉल्यूशन कराएं और सही से जो प्रॉब्लम है उस पर काम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मूक। पहला ही क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा खाली जगह का उपयोग करती है। जो सोलर पैनल है वो सूरज की रोशनी खींचती है तो उसको विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है, बेसिकली ये सोलर पैनल के बारे में पूछ रहा है। तो सूरज की जो किरण है, जो सोलर पैनल है, वो किस तरीके से अपने माध्यम से अपने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर पहला आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर पहला है फोटोवोल्टिक सेल, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, तीसरा है परावैंगनिक किरण, चौथा है परमाणु विखंडन। आंसर इसका फोटोवोल्टिक सेल होगा, फोटोवोल्टिक सेल। अब आपको गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक तो पता होगा, G बराबर 6 × 6 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, क्या है 11। और मात्रक इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मात्रक है किलोग्राम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, मात्रक इसका, ये ध्यान रख लेना, इसकी वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 × 6 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। परावैंगनीकरण और परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन क्या होता है, जब हम नाभिक रिएक्टर में यूरेनियम को क्षण को डालते हैं, यूरेनियम के कण डालते हैं, तो विखंडित रूप से जो संचालित की जाती है परमाणु में, वो परमाणु विखंडन प्रक्रिया द्वारा चलता है परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है स्पीडोमीटर, दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, गति वर्धन में बदलाव। तो गति में बदलाव पर निर्भर करेगी, दिशा में बदलाव पर निर्भर करेगी, गति में बदलाव पर निर्भर करेगी, गति वर्धन में बदलाव होगा, मतलब गति की वृद्धि में बदलाव होगा, गति में बदलाव होगा जब चलेगी, तो गति और दिशा में भी बदलाव होगा। तो स्पीडोमीटर क्या है हमारा, किसी भी, या बाइक मान लो या कार मान लो या ट्रक मान लो, स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधातु का अपरूप मतलब एलॉय विद्युत युक्त सुचालक होता है। कौन सी धातु है जिसमें जो सुचालक होता है। पहला है
कौन है? अधातु पूछा है ना कि धातु। पहला ऑप्शन कार्बन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर, चौथा ऑक्सीजन। तो अधातु है जो अपरूप है, विद्युत का सुचालक है, तो ये क्या है? कार्बन। कार्बन क्या है? विद्युत का सुचालक है। अब मेरे को इसमें कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप का किसे कहते हैं वो बताइए। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। और कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं 4। अब मेरे को ये बताइए कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप है एंथ्रोसाइड। क्या है? एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड शुद्धतम रूप। और सबसे खराब वाला कौन सा माना जाता है? विटुमिनस दूसरे नंबर का है, लिग्नाइट तीसरे नंबर का है, और सबसे जो लिग्नाइट का ही एक भाग है जो लिग्नाइट से भी बेकार माना जाता है, पिट। पिट है लिग्नाइट का, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट से कम शुद्धतम माना जाता है कौन सा? पिट। तो राइट आंसर क्या होगा? पिट आपका। इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर कार्बन हो जाएगा, अधातु जो विद्युत का सुचालक है। और कौन सी होती है इसमें? जो ग्रेफाइट की छड़ देखी होगी जो पेंसिल में होती है, ग्रेफाइट, वो छड़ बेसिकली विद्युत का सुचालक मानी जाती है। मानी जाती है क्या? होती ही है। मेंडलीव के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संरचना में के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? 9:1:3:3, 1:3, 9:3, 9:4:2:1 या 9:3:3:1। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लास्ट 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वक्र यानी किडनी द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता? कौन सा पदार्थ है जो किडनी द्वारा या वक्र के द्वारा, जिससे कि आपका मूत्र विसर्जन होता है, मतलब फिल्ट्रेशन का कार्य करती है वक्र? पहला ऑप्शन है आपका क्रिएटिनिन, दूसरा है एमिनो अम्ल, तीसरा है लवण, चौथा है ग्लूकोज। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन। अब हम कल से क्या करेंगे कि इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन हुआ करेगी, क्योंकि हम बोलते हैं उतना ही जितना हमारे माइंड में आता है, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन कल से इसके नीचे लिखा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे कि आपको याद रहे। और एक और बात, यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, जिससे कि हम टेलीग्राम चैनल क्रिएट करें, क्योंकि अभी टेलीग्राम चैनल हमारा क्रिएट नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनी होती हैं। हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं वो कठोर मैट्रिक्स की बनी होती हैं। जो हड्डी होती है ना, वो मैट्रिक्स के रूप में इकट्ठी होके स्ट्रॉन्ग बनती हैं, उसी को सन्निहित बोलते हैं, इकट्ठा होना। वो कौन कौन से मिनरल की बनी होती हैं? क्लोराइड या कैल्शियम की, या कैल्शियम फास्फोरस की, या फास्फोरस पोटेशियम की, या पोटेशियम कैल्शियम की। तो ये किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाओं को अलग करती है, क्या करती हैं जिगजैग रेखाओं को? अब आपने आवर्त सारणी देखी होगी, कैसी होती है? इस टाइप की, इस टाइप की होती है। यहाँ पे हीलियम के समूह, यहाँ पे
हीलियम स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे हमारा सल्फर से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हीलियम, और यहाँ होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे जो जिगजैग लाइन रखी होती है वो कौन कौन से अधातुओं से धातुओं को, हैलोजन से धातुओं को, उपधातुओं से अधातुओं को, या उपधातुओं से अधातुओं को, धातुओं को। तो ऑप्शन इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो गैस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, FCl, Br, I और एस्टेटाइन, और यहाँ पे होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और यहाँ पे ओसा से टेपो। ठीक है, यहाँ बेसिकली गैस होती हैं, और इधर धातु होती हैं जैसे सोना, AuAg। ठीक है, तो धातु और अधातु। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन पहला राइट आंसर। नेक्स्ट, अनभुजा चूना का आणविक सूत्र क्या है? अनभुजे चूड़े का आणविक सूत्र क्या है? CaOH, CaCl2, या फिर CaCO3, या CaO। तो अनभुजा चूना क्या होता है राइट आंसर? CaO, क्या बोलेंगे इसे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये ब्लीचिंग पाउडर में भी काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण में भी काम करता है। CaOCl2 होता है उसका व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला। ठीक, अब ये सबसे कठोर अपरूप होता है, इसे दूध रंग का होता है। कैसा? दूध रंग का होता है, और ये कठोर होता है सबसे। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी और वो किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पे कि परमाणु द्रव्यमान पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं? KLMN 2, 8, 18, 32 इसके मान होते हैं, और फिर आ जाता है अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम पढ़ा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए काम आता है। यदि हमारा 17 है, अब 17 के इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं? पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, तीसरे में कितने बचेंगे? 2 और 8 10, 7 बचेंगे। तो यही है इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखिए 2, 8, 18, तो ये क्या हो गया? 17। 17 राइट आंसर हो गया। 17, 18, 16, 20। और ये कब सिखाया जाता है आपको? 12th में भी सिखाया जाता है, 11th में भी सिखाया जाता है। 11th में तो आप पे आता हुआ, मेरे को पता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित किससे है? जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की शाखा से, या मानव व्यवहार के अध्ययन से? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जैव विविधता से मानी जाती है। जैव विविधता पता है क्या है? जो विविधता पाई जाती है जीवन में, अंतर पाया जाता है, जो आधुनिक जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता। तो इसे जैव विविधता कहते हैं, टैक्सोनॉमी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? ऑप्शन नंबर पहला, अंतर्ग्रहण, आत्मसत्करण, या पाचन निष्कासन। कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? अंतर्ग्रहण, आत्मसत्करण, या पाचन या निष्कासन। तो मेरे को ये बताइए, सबसे पहले जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो जो मुख से है, सबसे पहले स्टार्ट होती है पाचन क्रिया, और अंत कहाँ पे होती है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में और गूदा से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो इस प्रक्रिया भोजन कौन सी है? अंतर्ग्रहण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांद्र एक अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तनु अम्ल में पानी, अम्ल तो पता है क्या होता है, एसिडिक होता है अम्ल, एसिडिक ही तो होता है अम्ल। सांद्र अम्ल में पानी, या सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी अम्ल में, पानी में सांद्र अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका है तनु अम्ल में पानी। एक सांद्र में तनु करने की क्रिया हमें क्या कहलाती है? एक अम्ल में पानी मिलाने की। अब ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? ये कहलाएगी ऊष्माक्षेपी। अब बताओ ऊष्माक्षेपी कैसे कहलाएगी, क्यों कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहलाएगी? क्योंकि एसिड, बेसिकली एसिड में यदि हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? आप ही सोचो, कभी भी आप एसिड में पानी डाल के देखना, वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को बाहर निकाल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सभी विज्जुकी कॉर्डेटा हैं। कॉर्डेटा पता होगा, जंतु जगत को सभी जगत को 5 भागों में विभाजित किया। अब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसने विभाजित किया। हम बता देते हैं, R.H. विटेकर। ऑप्शन नंबर पहला है सभी रज्जु कॉर्डेटा। गलत ज्ञात करना है, इसकी पहचान, कॉर्डेटा की पहचान कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। कॉर्डेटा रज्जु में पृष्ठीय तंत्र का नाल होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेर होते हैं, या मेरुदंडु होता है। तो मेरुदंडु होता है कॉर्डेटा में, सिलोमेर होता है, एक तंत्रिका नाल भी होती है, क्या नहीं होता? डिप्लोब्लास्टिक। तो आंसर कौन सा राइट है? डिप्लोब्लास्टिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सफेद रक्त कण क्या होता है? क्या काम करता है वो सफेद रक्त? ऑप्शन नंबर पहला प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाने के लिए, क्या है? प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाने के लिए, पोषक तत्व को ले जाने के लिए, या शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए, या खून जमने में मदद करने के लिए। तो ये क्या करता है? शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए, ये बैक्टीरिया, वायरस या अदर किसी चीज़ों के संक्रमण आने की करते हैं आप कोशिश आपके उसमें शरीर में। तो रक्त में सफ़ेद मतलब वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? आपको प्रतिरक्षा प्रणाली, सुरक्षा करती हैं आपके शरीर की वायरस से, बैक्टीरिया से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके खाली जगह के रूप में जाना जाता है। अणु गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके खाली जगह के रूप में जाना जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणुकता, या परमाणु क्रमांक, या संयोजकता। परमाणुओं की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? परमाणुकता। किस रूप में? परमाणुकता। अणु को गठन करने वाले परमाणु की संख्या को माना जाता है परमाणुकता से। आंसर बी। ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू किससे मिलके बनता है? बेसिकली सेल से। ठीक है, सेल से मिलता है टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, या ये बताइए
अंग जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? ऊतक संवहन पुल बनाता है। संवहन पुल, कौन कौन से ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? जाइलम स्थूलकोण ऊतक, जाइलम मृदुतक, या जाइलम या फ्लोएम, या जाइलम या दृढ़ ऊतक। तो ये बेसिकली जो ये दे रखे हैं टिश्यू, ये किसके हैं? ये प्लांट के हैं। प्लांट के टिश्यू तो हैं। तो सबसे पहले हम, आपको पता होगा दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड का, किसके लिए? प्लांटों के लिए। तो ये दोनों टिश्यू हो जाएंगे, जाइलम एवं फ्लोएम। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल खाली जगह तत्व तक लागू होते हैं। सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम या कैल्शियम कब तक लागू होते हैं? किस तत्व तक लागू होते हैं? सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम या क्लोरीन? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तक। क्या होता है? कैल्शियम तक। ठीक है, राइट आंसर कैल्शियम। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी, फोकस दूरी क्या होगी? अब आपको पता होगी, आपने यदि पढ़ा होगा दर्पण वाला चैप्टर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये होती है सेंटर, और यहाँ से आगे बिल्कुल आधी दूरी पे क्या होता है हमारा? यहाँ होता है फोकस। तो बेसिकली जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसकी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या है 40, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 40/2, 20 मीटर में लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और मेरे को ये बताओ, जो क्षमता है, किसकी क्षमता, वो किस में नापते हैं? लेंस की। याद रख लेना, डायोप्टर। किसमें? डायोप्टर। P बराबर 1/f। इस फॉर्मूले को देख लेना एक बार। P बराबर 1/f। ठीक है, क्षमता, सॉरी डी, डायोप्टर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज? कितनी है? 2,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। किससे अधिक होती है बताएं हमें। तो अल्ट्रासोनिक कितनी होते हैं? अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और इंफ्रासोनिक इसकी कितनी होती है? इंफ्रासोनिक की कितनी होती है? इंफ्रासोनिक की होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। अब मेरे को ये बताओ कि जो सुनने वाली ध्वनि होती है वो कितनी होती है, जो मानव आराम से सुन सकता है? वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आराम से सुन सकता है इसके बीच में। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो पता है आपको, इस बल को उत्प्लवन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लवन बल।
गुरुत्वाकर्षण बल का मैंने अभी मान बताया कितना होता है, 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। घर्षण बल का प्रयोग करते हैं कोई भी वाहन चलने में, मतलब घर्षण बल ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नहीं लगे। बिना घर्षण बल के कोई भी चीज़ चल नहीं सकती, कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती। तो ये घर्षण बल का कारण है जिसकी वजह से ये सब होता है। स्थैतिक बल तो पता ही होगा, स्थैतिक बल जो स्थिर है। और ये क्या है, उत्प्लवन बल। जैसे कि हम कोई चीज़ पानी में डुबाएं, जिस चीज़ को पानी में डुबा रहे हैं वो विपरीत दिशा में उसके बल लगे, विपरीत दिशा में बल लगे, ऊपर को फेंके, उसे उत्प्लवन बल कहेंगे। किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली जगह में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। बेसिकली इसने क्या पूछा है, त्वरण का जो मात्रक है वो बताइए, और त्वरण होता क्या है ये बताइए। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, v में परिवर्तन, इकाई समय में वेग में परिवर्तन, v/t। इसका जो विमा होती है वो कितनी होती है, m0 L t-2। वेग में परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। हमें इनके मान याद रहने चाहिए, हमें इनके मात्रक याद रहने चाहिए। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक। तो ये क्या हो गया आंसर इसका, वेग। संवेग क्या होता है, संवेग होता है बल गुणा, क्या होता है, बल गुणा समय, बल गुणा समय, संवेग कहलाता है। अब मेरे को ये बताइए बल क्या होता है, बल होता है F = m। समय क्या होता है, t। अच्छा, आवेग क्या होता है, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। अच्छा ये बताइए संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, संवेग में परिवर्तन की दर कहलाती है बल। क्या है, बल। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वह न्यूनतम दूरी जो चली गई हो। जैसे कि दूरी होती है कि हम यहाँ से यूँ करके चल रहे हैं, इधर उधर घूम के यूँ करके यहाँ आ गए, तो ये जो पूरी चली गई चाल है ये क्या होती है, दूरी। अच्छा विस्थापन क्या होती है, शॉर्टेस्ट दूरी, यहाँ से यहाँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए विस्थापन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, सोच के बताइए। तो विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर
की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? प्रणोद होगी, बल होगी, संवेग होगी, दाब होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ई और लगा देना प्रति, टाइपिंग मिस्टेक होगी है। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये है। इसका बताओ न्यूटन मीटर, न्यूटन है बल और मीटर है कोई भी जो दूरी है, जैसे लंबाई गुणा ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई गहराई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई किस में आती है? आपको पता होगा दाब का मात्रक क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल, मतलब जो हमारा F बट्टे A, तो ये किसका मात्रक है? दाब का। तो मात्रक क्या होगा? दाब। अब मेरे को संवेग का मात्रक बताओ, जो पहले बता चुका हूँ। बल का मात्रक पहले बता चुका हूँ। प्रणोद क्या होता है? प्रणोद होता है लंबवत लगा हुआ बल, जैसे कि रॉकेट में लगा हुआ, रॉकेट में लगता है ये, और किस में लगता है? इंजनों में लगता है। ठीक है, ये याद रखना। ये कैसे है? ये है इस प्रकार से, इसका टाइपिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये है, संकेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत सर्किटों में के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रियोस्टेट के रूप में, प्रतिरोधक के रूप में, तारों को जोड़ने में, इलेक्ट्रिक सेल में, किस में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है रियोस्टेट के रूप में। किस में? रियोस्टेट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ये संकेतक का उपयोग विद्युत सर्किटों में किया जाता है। जो प्रतिरोध होता है ना, जिस किसी विद्युत परिपथ में लगाने पर इसके परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है ना? इस रियोस्टेट द्वारा विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व हैं? मैक्रो पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, एमिनो एसिड। आंसर हो जाएगा विटामिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन मैक्रो पोषक तत्व है। अब विटामिन क्या कार्य करती है ये बताओ। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वसा क्या करता है, एमिनो अम्ल क्या करते हैं? देखो, ये तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये देते हैं हमारे शरीर के लिए ऊर्जा, और 300 ग्राम हमें वसा की जरूरत होती है प्रतिदिन, प्रत्येक व्यक्ति को औसतन। हमें क्या चाहिए? 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए प्रतिदिन। विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारे जो प्रोटेक्टिव माना जाता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है? जैसे कोई घाव हो गया उसको भरने में, या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, ये विटामिन करते हैं। विटामिन ए बी सी डी ई एफ ई, ए बी सी डी ई, एफ नहीं, केला। बी और सी वसा में, पानी में घुलनशील है, घुलनशील। ए डी ई ये किस में है? वसा में। अब इसके सभी के मेरे को नाम बताइए। नाम क्या क्या है? रासायनिक नाम।
B1, B2, B3, B5, B7, इससे पहले B6, B9, B12, इसको कोबालमिन, इसको थाइमिन, इसको पेंटाथोनिक, इसको फॉलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इसको 7 को, इसे नियासिन, इसे क्या बोलते हैं, इन दोनों को आप बताइए, इसको और इसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं, राइबोफ्लोविन बोलते हैं, ठीक है ना। इनके रासायनिक नाम बताइए, इन दोनों को याद कीजिए, इसका भी कीजिए आप। वशा एमिनो क्या है, एमिनो बेसिकली क्या होता है, विटामिन और प्रोटीन, प्रोटीन जो पचती है वो एमिनो एसिड में पचती है। प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन इसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं उनको, हार्मोन्स को श्रवण करने में मदद करती है, इनको विकसित करने में मदद करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रोविटामिन होती है। कौन सा ऊतक पौधे प्रकाश संश्लेषण के हिस्से में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, किसमें, सामग्री मतलब खाना में कौन सा मदद करता है, ऊतक, टिश्यू, फ्लोएम, भ्रण ऊतक, जाइलम ऊतक या विभज्यक ऊतक। ये ऊतक लिखना है, उन्नत कर दिए। जाइलम तो पता होगा जल को, भ्रण ऊतक भ्रण के लिए, फ्लोएम करता है खाद्य सामग्री के लिए, खाद्य सामग्री के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के आने से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, होती है, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से यदि आप ऐसे, जैसे कि ये आए हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आए हुए हैं जब भी लिए गए हैं। हम कल से क्या करेंगे पीपीटी में अपनी में, इस प्रकार से आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि ये आए हुए हैं। और क्या करेंगे, नीचे इनका एक्सप्लेनेशन देंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये तो छोटा है, हम और भी अच्छे से देंगे। जैसे कि पौधे में 2 प्रकार के चालक ऊतक होते हैं, जैसे कि एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम ऊतक का मूल कार्य तने और पत्तियों तक पानी पहुंचाना, और जबकि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य सामग्री देना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि हमें पता है कि इसमें हमने जो एक्सप्लेनेशन पेन टैग के जरिए थोड़ा डिसमैच हुआ है, जो हमारी राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं हो पाया अच्छे से, हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे निखार करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आपके हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको याद कीजिए। आपको लगता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिए, उनको याद कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए।